था कि मैंने अपने पापा को मार के कत्ल करके अपने घर में बंद करके आई हुई है। मेरे ऊपर पिस्टल मुझे मारी हैं, माँ ने पेट में मुक्के मारे हैं, बेटियाँ थप्पड़ मारनी शुरू हो गई हैं। बड़ी बेटी भी इसमें शामिल है, छोटी बेटियाँ जो हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन वो उनका नाम नहीं ले रही। नाना अब्बू ने ये हमें प्लान बताया था कि मेरे पापा की आइज़ में अपनी मिर्चें डालनी हैं, फिर उनको गले के साथ आपने बाँध के रस्सी के साथ बाँध के मारना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। और कुछ रोज़ पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसकी शायद कोई मिसाल ना मिलती हो कि पहली बीवी ने अपने ही सगे बेटे के साथ मिलकर अपने खावंद को बेदर्दी से कत्ल किया और फिर उसके बाद अपने खावंद की दूसरी अहलिया को कत्ल करने के लिए उसके घर पर पहुंच गई। ये सारा वाक़या असल में हुआ कैसे, ये मुल्ज़मान कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किए और खुशकिस्मती से बचने वाली मकतूल की दूसरी अहलिया हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे तफसीलन ये सारा वाक़या जानते हैं कि कैसे ये सारा कुछ हुआ और इनको असल में कत्ल करने की वजह क्या थी, या फिर इनके शोहर को जो कत्ल किया गया उसके पीछे क्या मुहरकात थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या हुआ था और आपके शोहर को आपकी ही सोतन ने मिलकर अपने बेटे के साथ कत्ल किया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सुबह उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया, तो जुम्मे की तैयारी की है उन्होंने। जुम्मे की तैयारी की है तो कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों के पास है, और मैं जुम्मा भी उधर ही पढ़ूँगा क्योंकि घर के पास ही मस्जिद है। उधर आए हैं, आके पता नहीं उन्होंने नमाज़ पढ़ी है या नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता। जैसे ही वो इधर आए हैं, 12:30 का टाइम है, जब वो घर से निकले हैं मेरे पास से आए हैं इधर। थोड़ी देर गुजरी है, 2 बजे का टाइम होगा या 1:30 बजे का टाइम होगा, मेरे देवर मेरे पास आए हैं। उन्होंने आवाज़ दी है अपने भाई को, तो मैं बाहर निकली हूँ। मैंने बाहर पूछा आके, मेरे देवर कहते हैं कि भाभी मेरे भाई किधर हैं। मैंने कहा वो तो अपने घर गए हुए हैं, दूसरे घर हैं। कहते हैं उधर से झगड़े की आवाज़ें आ रही हैं, बकौल लोगों के। उन्होंने सुना है कि बिशारत भाई मुझे बचा लो। बिशारत उनके भाई हैं जो मेरे मियाँ हैं। बिशारत को आवाज़ दी है कि बिशारत मुझे बचा लो। तो कहते हैं बस एक ही आवाज़ सुनी है, उसके बाद आवाज़ नहीं कोई आई। मैंने कहा हो सकता है कोई झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि वो मुझे घर लेके जाने की बातें कर रहे थे कि मैंने आपको घर में शिफ्ट करना है। तो मैंने कहा हो सकता है कोई झगड़ा हुआ होगा, आप जाएं उधर, आप जाके उधर से मालूमात लें कि उधर क्या हुआ। इधर आए हैं, इधर आके भी चेक किया, लेकिन घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं वो इधर आए नहीं हैं। मेरी बहन, वजह क्या थी कत्ल करने की? क्योंकि एक खातून जिसकी तकरीबन को 20 साल पहले शादी हुई थी और फिर उसने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल किया है। बस वजह ये थी कि दूसरी शादी पहले तो उन्होंने अपनी रजामंदी से उन्हें इजाज़त दी है। स्टाम्प पेपर भी हमने करवाया उनसे, साइन भी उनसे लिए हैं। बकायदा उन्होंने खुद कहा है कि आप मुझे बताओ वो कौन सी औरत है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, मैं खुद जाती हूँ आपके साथ, खुद जाके आपका रिश्ता करवाऊँगी, निकाह करवाऊँगी आप दोनों का। लेकिन बाद में मुझे नहीं पता उनकी आपस में क्या था क्या नहीं। शादी से पहले भी उनके झगड़े होते थे, बकौल मेरे मियाँ के। जब हमारी शादी हुई उसके बाद वो मुझे बताते रहे हैं कि वो मेरे साथ पहले भी झगड़ती है, लेकिन शायद हो सकता है कि अब वो ठीक हो जाए, उसे थोड़ी नसीहत मिल जाए। जब आपने बताया कि उसने अपने खावंद को शादी की इजाज़त भी दे दी थी, तो फिर उसके बाद क्यों इस तरह के इख्तलाफात बढ़ गए कि नौबत कत्ल तक जा पहुंची? बस ये था कि वो ज़्यादा मेरे पास रहते थे, मैं अकेली ही होती थी। वो ज़्यादा मेरे पास ही रहते थे, घर में जाते थे, दिन में 3 चक्कर लगा लें, 4 लगा लें। लेकिन वो कहते थे कि रात को मेरे पास आएँ, 3 दिन इधर रहें, 4 दिन उधर रहें, मतलब कि हफ़्ते में डिवाइड दिन करें। लेकिन मैं रात को अकेली उधर होती थी। उन्होंने 1-2 बार ये भी कहा है कि आप बच्चों को भेज दो उधर, बच्चे इसके पास रहते हैं, मैं आपके पास आ जाया करूँगा। एक बार बच्चे मेरे पास आए भी हैं, उनकी 2 बेटियाँ आई हैं, 2 दिन वो मेरे पास रही हैं। ये टोटल कितने बच्चे थे आपके खावंद के? माशाल्लाह उनके 4 बेटियाँ और 1 बेटा था। उसी बेटे के साथ मिलकर कत्ल उसी किया है? बेटे के साथ बड़ी बेटी भी इसमें शामिल है, छोटी बेटियाँ जो हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन वो उनका नाम नहीं ले रहे। ये कत्ल किस चीज़ से किया था और कैसे किया था कत्ल? बेटी ने खुद, बड़ी बेटी और बड़ा बेटा जो है वो जाके बाज़ार से रसा लेके आए हैं। उन्होंने खुद हमें बताया है कि हम बाइक पे गए हैं, हम दोनों बहन भाई जाके रसा लेके आए हैं। हमने पहली प्लानिंग की हुई थी। हमारे नाना अब्बू ने ये हमें प्लान बताया था कि मेरे पापा की आइज़ में अपनी मिर्चें डालनी हैं, फिर उनको गले के साथ आपने बांध के, रस्सी के साथ बांध के मारना है। उसके नाना अब्बू का ये सारा मशवरा है। यानी कि इस कत्ल के पीछे जो इन बच्चों के नाना हैं, यानी कि आपके शोहर के जो ससुर हैं, वो हैं प्लानर सारे। प्लानर सारे वो हैं, वो सारा कुछ करवा रहे हैं। पहले भी उन्होंने, जो अहमद उनका बेटा है, उसने ये कत्ल होने से 2 दिन पहले इधर एक स्नोकर क्लब है,
उधर जाके उसने लड़कों के साथ बात की है कि 2 दिन बाद देखना क्या होता है। वो कभी आपके शौहर तारक ने आपको बताया था कि मेरे साथ कुछ इस तरह का मामला हो सकता है, मेरे ससुराल वाले कोई इस तरह की प्लानिंग करने में जो है वो कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं? उनको अपने ससुर पे पहले ही शक था। वो कहते थे कि मेरा ससुर जो है ना वो बहुत बड़ा शैतान है, ये शैतानियाँ कार है, बाहर लोगों में बैठ के भी बातें करता था। पहले भी उन्हें शक है था, लेकिन इस कदर का इतना बड़ा जो हादसा होने वाला था, इसका शक नहीं था कि वो इतना बड़ा हादसा मेरे साथ करेंगे, इतना बड़ा काम मेरे साथ हो जाएगा। बस आपके जो शौहर के जो बेटे थे जिसने अपनी माँ के साथ कत्ल किया, वो क्या काम करता था जो कि उसने अपने बाप को ही कत्ल कर दिया? दोनों बाप बेटा इकट्ठे एक साथ काम करते हैं। जिधर जिस जगह पे मैं रहती हूँ, उधर ही दोनों काम करते हैं। स्क्रैप का काम था उनका, कबाड़ स्क्रैप का काम था। वो करते थे दोनों बाप बेटा मिलके। दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा थी, ये नहीं था। शादी के बाद भी जब दोनों मैंने जब तक देखा है, दोनों बिल्कुल ठीक रहे हैं। तंज़िया बातें एक दूसरे के साथ करते हैं, मज़ाक करते हैं। लेकिन एक रात पहले वो घर वालों को वार्निंग दे के गए हैं। जुमेरात की रात को वो घर आए हैं, हर्चा दिया है और बच्चियों को बोला है कि आज रात आपने ना ऊपर से सारा सामान उतार के नीचे करना है। मैं आपकी मामा, दूसरी जो मामा है, वो उसको ऊपर लेके आने लगा हूँ। उन्होंने घर जाके मुझे भी बताया है। शायद यही वजह तो नहीं थी कत्ल की? बस यही वजह बनी है कि वो इस घर में नहीं आनी चाहिए। उसको आप दूसरी 2-3 और जगह हैं, आप उधर उसे रख लो, लेकिन इस घर में नहीं उसने आना। आपकी शादी कितना अरसा पहले हुई थी? अभी 4 माह हुए हैं। 4 माह शादी के बाद से ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। शादी से पहले भी उनके झगड़े होते थे, लेकिन शादी के बाद तो ज़्यादा होने शुरू हो गए थे। जब भी घर आते थे, कभी ये हर्चा में दे दो, कभी ये हमें गाड़ी लेके दें, कभी ये चीज़ नहीं है, कभी ये चीज़, मतलब कि चीज़ों से लड़ाई ज़्यादा। घर में अगर चीज़ मौजूद भी है, फिर भी उन्होंने लड़ाई करनी है। 5 बच्चे थे तो इन 5 बच्चों में से भी कोई एक भी बेटा या बेटी वो अपने बाप के साथ इतनी मोहब्बत नहीं करती थी कि वो किसी को कह सकती कि इसको ना मारें? इस बात का तो मुझे नहीं पता। बकौल है मेरे मियाँ के कि उनकी बेटियाँ भी उनकी सगी नहीं थी हैं। वो भी अपनी माँ के साथ ही ज़्यादा अटैच थी। कितनी बेटियां थी उनकी? 4 बेटियाँ। 4 बेटियां और कोई भी बेटी उससे मोहब्बत नहीं करती थी? मोहब्बत नहीं थी करती। वो कहते थे कि मेरे साथ जब भी मैं घर जाता हूँ ना, बदतमीज़ी करती हैं। अभी छोटी-छोटी उम्र की हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हैं, 3 छोटी उम्र की हैं। लेकिन बदतमीज़ी वो कहते थे जब मैं जाता हूँ ना, माँ की तरफ देख देख के ना, उनको भी बदतमीज़ी करनी आ गई हुई थी। जब उन्होंने यहाँ पर अपने खावंद को कत्ल कर दिया अपने बेटे के साथ मिलकर, फिर उसके बाद आपको भी कत्ल करने के लिए ये लोग पहुंचे थे और कहाँ पर गए, तो आप किस तरह से बच गई थी? मैं अंदर ही बैठी हुई हूँ, इन्होंने बाहर से लॉक लगा हुआ था, चाबी इनके पापा के पास ही होती थी। इन्होंने उनको मार के उनकी जेब से चाबी निकाल ली है। पता नहीं इन्होंने कब का उन्हें मारा हुआ था, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये उन्हें मार के मेरे पास गए हैं, इतना मुझे पता है। और जाके मुझे कहते हैं कि आपको तर्क भी नहीं बचाने आएगा। इतनी बात सिर्फ जाके मुझे कही है और मेरे ऊपर पिस्टल इन्होंने तानी है। ये बात किसने कही थी? उनके बेटे ने, क्या नाम है बेटे का? अहमद। उसने मोबाइल निकाला है, कहता है ये लो अपने घर वालों को कॉल करो और उनको बोलो आपको बचाने आए। अब तारक ने तो आना नहीं है आपके पास। लेकिन मैंने नहीं मोबाइल लिया, मैंने बोला मैंने किसी को कॉल नहीं करनी। इन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया। मेरे पास भी मोबाइल पड़ा हुआ था, उससे पहले मैं अपने देवर से राब्ते में थी, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे कि भाभी कोई बात है, तारक के साथ कुछ हो गया। मैंने 200 बार मर्तबा कॉल कर लिया, लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव कर रहे। मैंने कहा भाई मैंने भी ना नेट पैकेज है मेरा, तो मैंने नेट पे कॉल कर रही हूँ, लेकिन नेट बंद हो गया। अब मैसेज कर रही हूँ, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे। कहते उन्होंने बंद कर दिया होगा ना? फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने। बिशारत भाई ने फिर मुझे कॉल की है, इन्होंने 2 दफ़ा मुझे कॉल किया, लेकिन मोबाइल उनके पास था। एक बार कॉल इन्होंने की है, तो मोबाइल पे रिंग आई है। दूसरी बार जब कॉल इन्होंने की है, मोबाइल इन्होंने मेरा भी बंद कर दिया है। फिर बिशारत को शक हुआ है। इन्होंने इस तरह अहमद को आते भी देखा है, क्योंकि ये जो मेरी देवरानी है ना, इनसे मेरी बात हुई है, 2 मिनट पहले मेरी बात हुई है। तो ये मुझे बता रहे हैं कि भाभी अहमद भी ना साइड पे निकल गया और भाभी और उनकी बेटी भी साइड पे निकल गई हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब ना इनका जायज़ा लेना क्या करते हैं, फिर मुझे भी बताना। वो उधर से घर से जब निकले वो सीधा मेरी तरफ ही आ गए हैं। दोनों माँ बेटा थे? तीनों, माँ एक बेटा बेटी भी और साथ थी? बेटी भी, छोटी बेटी भी एक साथ थी। ये उधर मेरे पास गए हैं, इन्होंने फिर अंदर जाके मुझे कमरे में बिठा लिया है।
میرے اوپر پسٹل مجھے ماری ہیں، ماں نے پیٹ میں مکے مارے ہیں، بیٹیاں تھپڑ مارنی شروع ہو گئی ہیں اور دھمکی دی ہے مجھے کہ اگر آپ نے آواز بھی نکالی نا، آج 6 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، 6 بجے سے پہلے ATM کارڈ دے دیں، چیک بک دے دیں، 8 لاکھ کی کمیٹی میرے پاپا رات کو گھر لے کے آئے ہیں، وہ سارے پیسے ہمارے حوالے کر دیں اور آپ کے پاس 6 بجے کا ٹائم ہے، 6 بجے سے پہلے نہ ادھر آپ کو کسی نے بچانے آنا ہے، نہ آپ باہر ادھر سے جا سکتی ہیں۔ کس طرح سے آپ ان سے بچ سکی تھی؟ بس یہی بتایا نا کہ رابطہ رہ رہا تھا، فون پہ رابطہ تھا ہم دونوں کا، میرا اور میرے دیور کا۔ اس نے جب کال کی ہے نا 2 بار، میں نے جب پہلے کال کرتا رہا تارک کا پوچھنے کے لیے، میں نے ایک بیل بھی نہیں تھی ہوتی، میں اسی وقت کار ریسیو کر لیتی تھی۔ جب انہوں نے 2 بیل کی ہیں، موبائل بند ہو گیا، اسے ڈاؤٹ ہو گیا کہ کوئی بات ہے۔ احمد جو گھر سے نکل گیا وہ بھابی کے پاس گیا ہے، انہوں نے جا کے دروازہ دیکھا ہے، دروازے کا باہر سے لاک بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے سوچا ہے، اس کے ذہن میں بات آئی ہے کہ چابی تو میرے بھائی کے پاس ہوتی ہے، تالا کیسے کھلا ہے؟ یہ اس نے دروازہ نوک کیا ہے، انہوں نے نہیں کھولا، 2-3 دفعہ دروازہ نوک کیا ہے۔ اس وقت آپ کو یہ مار رہے تھے اسلحے کے زور پر، انہوں نے آپ کو یرغمال بنایا ہوا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آواز نہیں نکالنی، باہر بشارت ہے، ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ باہر وہی آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے آواز دے کے صرف یہ بات کہنی ہے کہ تارک گھر نہیں ہے، لیکن مجھے پتا تھا اگر میں بولوں گی تو انہوں نے مجھے مار کے ادھر سے نکلنا ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں بولنا، میں نے احمد کو جان بوجھ کے میں نے غصہ اسے دلایا ہے۔ میں نے کہا آپ ڈرتے ہو، آپ تو مرد ہو کے عورت پہ آ کے روب ڈال رہے ہو، اگر آپ مرد ہو تو مرد کا مقابلہ کرو، وہ باہر کھڑا ہے اس کو آواز دو۔ اس نے پھر گالی نکالی ہے، احمد نے گالی نکال کے بولا ہے، بشارت نے باہر سے جواب دیا کہ میں بشارت ہوں، دروازہ کھولو۔ اس نے بولا ہے ابھی کھولتا ہوں بعد میں، اس نے نہیں کھولا، لیکن بشارت کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا یہ اندر کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے پھر 15 پہ کال کی ہے، 15 والے اسی وقت آ گئے ہیں، انہوں نے آ کے دروازہ پھر کھلوایا ہے۔ جیسے ہی اندر انٹر ہوئے ہیں، یہ پہلے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا ہے، لیکن اسی وقت پولیس والے اندر آ گئے ہیں، پھر انہوں نے پکڑ لیا، پھر پوچھا کیا بات ہے، کہتا کچھ بھی نہیں، ہم تو یہاں ویسے ہی آئے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہوگا؟ بتایا نہیں ہے، جب جتنی دیر یہ ادھر بیٹھے رہے ہیں میرے پاس 10-15 منٹ، پولیس والے پھر پوچھتے رہے ہیں، نہیں بولے یہ کچھ بھی۔ پھر انہوں نے پسٹل میرے اوپر ڈال دی ہے کہ پسٹل ان کے پاس ہے، یہ ہمیں مارنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ پھر انہوں نے میرے کمرے میں جا کے میرے بستر کے اندر، کمبل کے اندر پسٹل چھپا دیا بیٹی نے، اور کہتی ہے کہ آنٹی کے پاس ہے پسٹل، جو ہے گولیاں وہ ان کے ماما کے پاس تھیں احمد کے، پسٹل اس کی بہن کے پاس تھا۔ پھر پولیس والوں نے اندر آ کے تلاشی لی ہے، اندر سے پسٹل نکالا ہے، پھر احمد نے بولا ہے کہ ماما جی ان کو گولیاں بھی دے دیں، پھر گولیاں بھی ملی ہیں، پھر وہ احمد کو لے کے جانے لگے ہیں، یہ ماں بیٹی ادھر سے نہیں نکل رہی۔ پھر انہوں نے پولیس والوں نے زبردستی باہر نکالا ہے۔ پھر جب باہر گئے ہیں، پھر بشارت نے بول کے، جو میرے میاں ان کے بھائی نے بول کے کہا ہے کہ میرا بھائی بھی صبح سے لاپتہ ہے، وہ بھی نہیں مل رہا، ان سے پتہ کروائیں کہ وہ کدھر ہے۔ جب احمد سے پوچھا ہے، احمد نے پہلے نہیں بتایا، بعد میں احمد کہتا ہے کہ میں نے اپنے پاپا کو مار کے قتل کر کے اپنے گھر میں بند کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ادھر آ کے جب دیکھا دروازہ کھولا تو سامنے ان کی لاش پڑی ہوئی زمین کے اوپر۔ گولیاں ماری تھی ان کو؟ نہیں، انہوں نے خود ہی احمد نے بیان دیا ہے پولیس والوں، ہم نے اپنے پاپا کو دھکا دیا ہے، دھکا دے کے انہیں نیچے گرا کہ میری ماما میرے پاپا کے اوپر بیٹھی ہیں، میں نے آنکھیں کھول کے کیا کوئی مرچیں ڈالی ہیں، اس کے بعد ہم نے دوپٹہ ڈال کے ان کے گلے میں رسی باندھی ہے، رسی باندھ کے ایک طرف سے میری ماما نے کھینچے اور ایک طرف سے میں نے کھینچے، اس طرح ہم نے اپنے پاپا کو مارا ہے۔ پہلے انہوں نے گلا دبا دھکا دے کے انہیں نیچے پھینکا، پھر اس کے بعد گلا دبا کے قتل کیا؟ پہلے انہوں نے مرچیں ڈالی ہیں ان کی آئز میں، آنکھوں میں مرچی ڈالی ہیں؟ ہاں جی، پہلے آنکھوں میں مرچیں ڈال کے پھر انہوں نے دوپٹہ باندھ کے پھر انہوں نے رسی باندھی ہے، اور ایک طرف سے ماں نے کھینچی ہے، ایک طرف سے بیٹے نے کھینچی ہے۔ یہ تینوں ماں بیٹا بیٹی تینوں گرفتار ہو چکے ہیں؟ نہیں، وہ بیٹی کا نام نہیں لے رہے، بیٹی کو وہ اندر نہیں لے کے آ رہے، ہم نے پولیس والوں کو بتایا بھی ہے کہ بیٹی بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن پولیس والے بھی بیٹی کو نہیں ابھی تک پکڑا انہوں نے، وہ کاروائی نہیں صحیح طرح کی۔ میری بہن، کیا آپ چاہتی ہیں کیا ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں نے میرے میاں کو ناحق قتل کیا ہے، کوئی وجہ نہیں تھی ہے، کوئی ریزن نہیں تھا، ان کو کڑی سے کڑی میں کہتی ہوں سزا دیں۔ میں نے مریم نواز سے بھی اپیل کی ہے، میرے پاس پہلے بھی بہت زیادہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے بھی، لیکن ہمیں کوئی کسی طرف سے کوئی ابھی تک مدد نہیں مل رہی۔
نہ تو پولیس والے صحیح کہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، نہ ان کو بیٹیوں کو پکڑ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ ہمارے ساتھ جو ہے مریم نواز نے ابھی تک کوئی ہمیں مدد دلوائی ہے ادھر سے، کوئی ہماری